नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण में। मित्रों, आज हम लोग सुनेंगे फणीश्वरनाथ रेणु जी की लिखी हुई एक प्रसिद्ध आंचलिक कहानी लाल पान की बेगम, जो कि यूजीसी नेट तथा असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम में भी लगी हुई और भी विभिन्न शिक्षण संस्थाओं के पाठ्यक्रम में लगी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है। तो जैसा कि हमारे चैनल की परंपरा है, कहानी पर पहुंचने से पहले आइए जानते हैं संक्षिप्त सा परिचय फणीश्वरनाथ रेणु जी का। प्रसिद्ध आंचलिक कहानीकार, उपन्यासकार, युग पुरोधा फणीश्वरनाथ रेणु जी का जन्म 4 मार्च 1921 को बिहार में औरैया जिले के औराही हिंगना नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम शीलानाथ मंडल था, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय थे। फणीश्वरनाथ रेणु आधुनिक युग के हिंदी साहित्य के सबसे सफल और प्रभावशाली लेखकों में से एक माने जाते हैं। फणीश्वरनाथ रेणु जी का जीवन काफ़ी संघर्षों से भरा हुआ था। इनके जीवन में बहुत ही उतार चढ़ाव है और यह राजनीति में भी अपनी सक्रिय भूमिका निभाते रहे और सामाजिक आंदोलनों में भी बढ़ चढ़कर योगदान दिया। गांधी जी के द्वारा चलाए गए भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने 1942 में एक सक्रिय भूमिका निभाई थी। फणीश्वरनाथ रेणु जी की शिक्षा भारत में और इसके अतिरिक्त नेपाल में संपन्न हुई। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अररिया और फरबिसगंज में पूरी हुई। इसके बाद फणीश्वरनाथ रेणु आगे की पढ़ाई के लिए नेपाल चले गए। वहां पर इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की और काशी हिंदू विश्वविद्यालय से 1942 में इन्होंने इंटरमीडिएट की डिग्री ली और उसके बाद स्वतंत्रता संग्राम में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। फणीश्वरनाथ रेणु की प्रसिद्ध उपन्यास है मैला आंचल, परिति परिकथा, दीर्घ तपा और कितने चौराहे, कलंक मुक्ति। और मैला आंचल तो इनका प्रतिनिधि उपन्यासकार है और इसको प्रथम आंचलिक उपन्यास होने का भी गौरव प्राप्त है। प्रमुख कहानी संग्रहों में है ठुमरी, अग्निखोर, आदिम रात्रि की महक, एक श्रावणी दोपहर की धूप, धूल, संस्मरण में है रणजल, धनजल, वन तुलसी की गंध, श्रुत अश्रुत पूर्व, रिपोत्रार्ज में नेपाली क्रांति कथा 5 खंडों में समग्र रूप से है। और इनकी प्रसिद्ध कहानी मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम, जो कि आदिम रात्रि की महक में है, और लाल पान की बेगम, पंचलाइट, एकला चलो रे और ठेस संवदिया आदि प्रमुख कहानियां हैं। तो चलते हैं कहानी पर। क्यों बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाएगी क्या? बिरजू की माँ शकरकंद उबाल कर बैठी मन ही मन कुढ़ रही थी। अपने आंगन में 7 साल का लड़का बिरजू शकरकंद के बदले तमाचे खाकर आंगन में लोट पोट कर सारी देह में मिट्टी मल रहा था। चंपिया के सर पर भी चुड़ैल मंडरा रही थी। आधे आंगन पर धूप जा रही थी। सहुआइन की दुकान से छोआ गुड़ लाने गई थी, सो अभी तक नहीं लौट के आई। दिया बाती की बेला हो गई। आज आए लौट के जरा बागड़ बकरे की देह में कुकुर माछी लग रही थी, इसीलिए बेचारा बागड़ रह रहकर कूद फांद कर रहा था। बिरजू की माँ बागड़ पर मन का गुस्सा उतारने का बहाना ढूंढकर उठी। पिछवाड़े की मिर्च की फूली गांच बागड़ के सिवा और किसने खाया होगा? बागड़ को मारने के लिए वह मिट्टी का छोटा सा ढेला उठा चुकी थी कि पड़ोसी मखनी फुआ की पुकार सुनाई पड़ी। क्यों बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाएगी क्या? बिरजू की माँ के आगे नात और पीछे पगाह ना होता न फुआ। गर्म गुस्से में बुझी नुकीली बात फुआ की देह में धस गई और बिरजू की माँ ने हाथ के ढेलों को पास ही फेंक दिया। बेचारे बागड़ को कुकर माछी परेशान कर रही है। आहा, हाय हाय, हर हर। बिरजू ने लेटे ही लेटे बागड़ को एक डंडा लगा दिया। बिरजू की माँ की इच्छा हुई कि जाकर उसी डंडे से बिरजू का भूत भगा दे, किंतु नीम के पास खड़ी पनभरनियों की खिलखिलाहट सुनकर रुक गई। बोली, ठहर, तेरे बप्पा ने बड़ा हच्छुट बना दिया है ना तुझे, बड़ा हाथ चलता है लोगों पर, ठहर। मखनी फुआ नीम के पास झुकी कमर से घड़ा उतारकर पानी भरकर लौट रही पनभरनियों से बिरजू की माँ की बहकी हुई बात का इंसाफ करा रही थी। जरा देखो तो इस बिरजू की माँ को, 4 मन पाट का पैसा क्या हुआ, धरती पर पाँव नहीं पड़ते। निसाफ करो हमारा। खुदा अपने मुंह से 8 दिन पहले ही खुदे कही रही कि गांव में गली गली हाँ हम जाएंगे मेला देखने। इस बार बिरजू के बप्पा ने कहा, बैलगाड़ी पर बिठाकर बलरामपुर का नाच दिखा लाऊंगा। बैल अपने हैं तो गाड़ी हजारों मंगनी पे मिल जाएंगे। सो मैंने भी टोक दिया। नाच देखने वाली सब तो ऑन पॉन तैयार हो रही हैं, रसोई पानी कर रहे हैं, मेरे मुंह में आग लगे। मैं क्यों टोकने गई, सुनाती हो? क्या जवाब दिया बिरजू की माँ ने। मखनी फुआ ने अपने पोपले मुंह को, होंठों को एक और मोड़कर ऐंठती हुई कहा, अरे हाँ हाँ बिरजू की माँ, मैं ये
आगे नाथ न पीछे पगहिया हो तब न चलूं। जंगी की पतोहू बिरजू की माँ से नहीं डरती। वह जरा गला खोल कर ही कहती, फुआ सरबे सितर मिट्टी के हाकिम के बासा पर फूल छाँव किनारी वाली साड़ी पहन के तू भी भंटा की भेंट चढ़ाती तो तुम्हारा भी नाम 2-3 बिगहा धनहर जमीन का पर्चा कट जाता। फिर तुम्हारे घर भी 8-10 मन सोना बंग पाट होता। जोड़ा बैल खरीदता और फिर आगे नात न पीछे पगहा और सैकड़ों पगहिया झूलती तुम्हारे आगे। जंगू की पतोहू मुंहजोर है, रेलवे स्टेशन के पास की लड़की है, 3 ही महीने हुए गौने की नई बहू होकर आई है और सारे कुर्मी टोला में सभी से झगड़ा सासों से एक आध मोर्चा ले चुकी है। उसका ससुर जंगी दागी चोर है, सीड किलासी है, उसका खसम रंगी कुर्मी टोली का नामी लट्ठे है, इसीलिए हमेशा सींग घुमाती फिरती है जंगी की पतोहू। बिरजू की माँ के आंगन में जंगी की पतोहू का गला खोलकर बोलना गुलेल की गोलियों की तरह दंदनाती हुई आवाज में सुनाई पड़ा। बिरजू की माँ ने एक तीखा जवाब खोज कर निकाला, लेकिन मन महसूस कर रह गई। गोबर की ढेली में कौन ढेला फेंके। जीभ के झाल को गले में उतार कर बिरजू की माँ ने अपनी बेटी चंपिया को आवाज दी, अरे चंपिया, आज लौटे तो तेरी मूड़ी मरोड़ कर चूल्हे में झोंकती हूँ। दिन दिन बेचाल होती जा रही है। गांव में तो अब थिएटर स्कोप का गीत गाने वाली पतुरिया पतोहू सब आने लगी हैं। कहीं बैठ के बाजे न मुरलिया सीख रही होगी, हर जाई कहेंगी। अरे चंपिया। जंगू की पतोहू बिरजू की माँ की बोली का स्वाद लेकर कमर पर घड़े को संभाल कर और मटक कर बोली, चल दीदिया चल, इस मोहल्ले में लाल पान की बेगम बसती है, नहीं जानती? दिन दोपहर और रात चौपहर बिजली बत्ती भक भक जलती है। भक भक बिजली बत्ती की बात सुनकर ना जाने क्यों सभी खिलखिला कर हंस पड़ी। फुआ की टूटी हुई दंत पंक्तियों के बीच एक मीठी गाली निकली, शैतान की नानी। बिरजू की माँ की आंखों पर मानो किसी ने तेज टार्च की रोशनी डालकर चौंधिया दिया। भक भक बिजली बत्ती। 3 साल पहले सर्वे कैंप के बाद गांव की जलन डाही औरतों ने एक कहानी गढ़ के फैलाई थी। चंपिया की माँ के आंगन में रात भर बिजली बत्ती बुकबुकाती है। चंपिया की माँ के आंगन में नाक वाले जूते की छाप घोड़े की टाप की तरह है। जलो जलो और जलो। चंपिया की माँ के आंगन में चांदी जैसे पाट सूखते देख कर जलने वाली सब औरतें खलिहान पर सोनेली धान की बोझों को देखकर बैगन का भुर्ता हो जाएंगी। मिट्टी के बर्तन से टपकते हुए छोआ गुड़ को उंगलियों से चाटती हुई चंपिया आई और माँ के तमाचे खा कर चीख पड़ी, मुझे क्यों मारती हो? सहुआइन जल्दी से सौदा नहीं देती है तो मैं क्या करूं? सहुआइन जल्दी सौदा नहीं देती कि नानी? एक सहुआइन की दुकान पर ही मोती झरते हैं जो जड़ गाड़ के बैठ गई थी। बोल तेरे गले पे लात देकर कल्ला तोड़ दूं, हर जाए कहेंगी। जो फिर बाजे न मुरलिया गाते सुना, चाल सीखने जाती है ट्यूशन की छोकरियों से। बिरजू की माँ ने चुप होकर अपनी आवाज़ अंदाजी कि उसकी बात जंगी के झोपड़े तक साफ साफ पहुंची कि नहीं। बिरजू बीती हुई बातों को भूल कर खड़ा हुआ था और धूल झाड़ते हुए बर्तन से टपकते गुड़ को ललचाई निगाह से देखने लगा। दीदी के साथ वह भी दुकान पर जाता तो दीदी उसे भी गुड़ चटाती जरूर। वह शकरकंद के लोभ में रहा और मांगने पर माँ ने एक शकरकंद के बदले ए मैया 1 उंगली गुड़ दे दे। बिरजू ने तलहटी फैलाई, दे देना मैया 1 रत्ती गुड़। 1 रत्ती क्यों, उठा के बर्तन को फेंक आती हूँ पिछवाड़े में, जाके चाटना। नहीं बनेगी मीठी रोटी? मीठी रोटी खाने का मुंह होता है। बिरजू की माँ ने उबले शकरकंद का सूप रोती हुई चंपिया के सामने रखकर कहा, बैठ के छिलके उतार, नहीं तो अभी। 10 साल की चंपिया जानती थी अगर शकरकंद छीलते समय कम से कम 12 बार उसे माँ बाल पकड़कर झलकोरेगी, छोटी छोटी खोट निकालकर गालियां देगी। पाँव फैला के क्यों बैठी है उस तरह बेलज्जी? चंपिया माँ के गुस्से को जानती है। बिरजू ने इस मौके पर थोड़ी खुशामद करके देखा, मैया मैं भी बैठकर शकरकंद छीलूं? नहीं, माँ ने झिड़की दी। 1 शकरकंद छीलेगा और 3 पेट में। जाके सिद्धू की बहू से कहो 1 घंटे के लिए कढ़ाई मांग कर ले गई तो फिर लौटाने का नाम नहीं लेती। जल्दी जाओ लेके आओ। मुंह लटकाकर आंगन से निकलते हुए बिरजू ने शकरकंद और गुड़ की ओर निगाह दौड़ाई। चंपिया ने अपने झबरे केस की ओर से माँ की ओर देखा और नजर बचाकर चुपके से बिरजू की ओर एक शकरकंद फेंक दिया। बिरजू भागा। सूरज भगवान डूब गए, दिया बत्ती की बेला हो गई। अभी तक गाड़ी। चंपिया बीच में ही बोल उठी, कोयरी टोले में किसी ने गाड़ी नहीं दी मैया। बप्पा बोले, माँ से कहना सब ठीक ठाक करके तैयार रहें, मलदहिया टोली के मियाँ जान की गाड़ी लाने जा रहा हूँ। सुनते ही बिरजू की माँ का चेहरा उतर गया, लगा छत्ते की कमानी उतर गई घोड़े से अचानक। कोयरी टोले में किसी ने गाड़ी मंगनी नहीं दी? तब तो मिल चुकी गाड़ी।
जब अपने गांव के लोगों ने नहीं दी, आंखों में पानी नहीं दिया, तो मलदहिया टोली के मियाँ जान की गाड़ी का क्या भरोसा। न 3 में न 13 में क्या होगा। शकरकंद छीलकर रख दे उठा के। यह मर्द नाच दिखाएगा, बैलगाड़ी पर चढ़कर नाच दिखाने ले जाएगा। चढ़ चुकी बैलगाड़ी पर, देख चुकी जी भर नाच। पैदल जाने वाली सब पहुंचकर पुरानी हो गई होंगी। बिरजू छोटी कड़ाही सिर पर औंधा कर वापस आया। देख दीदिया, मिलिट्री टोपी, इस पर 10 लाठी मारने पर भी कुछ नहीं होता। चंपिया चुपचाप बैठी रही, कुछ बोली नहीं, जरा सी मुस्कुराई भी नहीं। बिरजू ने समझ लिया मैया का गुस्सा अभी नहीं उतरा है। मड़ैया के अंदर से बागड़ को बाहर भगाती हुई बिरजू की माँ बड़बड़ाई, कल ही पंच कौड़ी कसाई के हवाले करती हूँ। राकस तुझे हर चीज में मुंह लगाएगा। चंपिया, बांध दे इस बागड़ को, खोल दे गले की घंटी। हमेशा टुनुर टुनुर मुझे जरा सा भी नहीं सुहाता। टुनुर टुनुर सुनते ही बिरजू को सड़क से जाती हुई बैलगाड़ियों की याद हो आई। अभी बबुआन टोला की गाड़ियां नाच देखने जा रही थी। झुन्नुर झुन्नुर बैलों की झुमकी। बेसी बकबक मत करो, बागड़ के गले से झुमकी खोलती हुई बोली चंपिया। चंपिया, डाल दे चूल्हे में पानी। बप्पा आवे तो कहना कि अपने उड़न जहाज पर चढ़कर नाच देख आए। मुझे नाच देखने का शौक नहीं है। मुझे जगाइयो मत कोई, मेरा माथा दुख रहा है। मड़ैया के ओसारे पर बिरजू ने फिसफिसा कर पूछा, क्यों दीदिया, नाच में उड़न जहाज भी उड़ेगा? चटाई पर कथरी की ओढ़ कर बैठी हुई चंपिया ने बिरजू को चुपचाप अपने पास बैठने का इशारा किया। मुफ्त में मार खाएगा बेचारा। बिरजू ने बहन की कथरी में हिस्सा बटाते हुए चुक्की मुक्की लगाई। जाड़े के समय इस तरह घुटने पर ठुड्डी रखकर चुक्की मुक्की लगाना सीख चुका था वह। उसने चंपिया के कान के पास मुँह ले जाकर कहा, हम लोग नाच देखने नहीं जाएंगे? गांव में एक पंछी भी नहीं है, सब चले गए। चंपिया को तिल भर भी भरोसा नहीं। संझा तारा डूब रहा है, बप्पा अभी तक गाड़ी लेकर नहीं लौटे। 1 महीना पहले से मैया कहती थी बलरामपुर के नाच के दिन मीठी रोटी बनाएंगी। चंपिया छीट की साड़ी पहनेगी, बिरजू पैंट पहनेगा, बैलगाड़ी पर चढ़कर जाएंगे। चंपिया की भीगी पलके एक बूंद आंसू उससे निकल पड़ा। बिरजू का भी दिल भर आया। उसने मन ही मन में इमली पर रहने वाले जिन बाबा को एक बैंगन कबूला। गाछ का सबसे पहला बैंगन उसने खुद जिस पौधे को रोपा है। जल्दी से गाड़ी बप्पा को दे दो जिन बाबा। मड़ैया के अंदर बिरजू की माँ चटाई पर पड़ी करवटें ले रही थी। पहले से किसी बात का मंसूबा नहीं बांधना चाहिए। भगवान ने मंसूबा तोड़ दिया। उसको सबसे पहले भगवान से पूछना है, यह किस चूक का फल दे रहे हो भोले बाबा? अपने जानते उसने किसी देवता पीर की मनौती न छोड़ी। सर्वे के समय जमीन के लिए जितनी मनौतियाँ मानी थी, ठीक ही तो महावीर जी का रोट तो बाकी ही है। हाय देव, भूल चूक माफ़ करो महावीर बाबा। मनौती दूनी करके चढ़ाएगी बिरजू की माँ। बिरजू की माँ के मन में रह रहकर जंगी की पतोहों की बातें चुभ रही थी। भक्क भक्क बिजली बत्ती। चोरी चमारी करने वाले की बहू पतोहू जलेंगी नहीं। 5 बीघा जमीन क्या हासिल कर ली बिरजू के पप्पा ने। गांव की भाई खौकियों की आंखों में किरकिरी हो गई। खेत में पाट लगा देखकर गांव के लोगों की छाती फटने लगी। धरती फोड़ कर पाट लगा है। बैसाखी बादलों की तरह उमड़ते आ रहे हैं पाट के पौधे। तो आलन फालन, इतने में आंखों की धार भला फसल सहे। जहाँ 15 मन पाट होना चाहिए, सिर्फ 10 मन पाट काटा। तौल के ओजन हुआ भगत के यहाँ। इसमें जलने की क्या बात है भला? बिरजू के बप्पा ने तो पहले ही कुर्मी टोली के एक एक आदमी को समझा के कहा, जिंदगी भर मजदूरी करते रह जाओगे। सर्वे का समय आ रहा है, लाठी कड़ी करो, 2-4 बीघे जमीन हासिल कर सकते हो। 100 गाँव की किसी पुतखौगी का भतार सर्वे के समय बाबू साहब के खिलाफ न खासा। बिरजू के बप्पा को कम सहना पड़ा है। बाबू साहब गुस्से से सर्कस नाच के बाघ की तरह उमड़ते रहते। उनका बड़ा बेटा घर में आग लगाने की धमकी दे गया। आखिर बाबू साहब ने अपने सबसे छोटे लड़के को भेजा। बिरजू की माँ को मौसी कहकर पुकारा। यह ज़मीन बाबूजी ने मेरे नाम से खरीदी है। मेरी पढ़ाई लिखाई इस ज़मीन की उपज से चलती है। और भी कितनी बातें। खूब मोहना जानता है उतना सा लड़का। चंपिया, बिरजू सो गया क्या? यहाँ आ जरा बिरजू अंदर। तो भी आ जा चंपिया, भला आदमी आए तो एक बार आज। बिरजू के साथ चंपिया अंदर चली गई। डिबरी बुझा दे, बप्पा बुलाएं तो जवाब मत देना कि पच्ची गिरा दे। भला आदमी रे भला आदमी, मुँह देखो जरा इस मर्द का। बिरजू की माँ दिन रात मंझा ना देती तो ले चुके थे ज़मीन। रोज़ आकर माथा पकड़ के बैठ जाएं, मुझे ज़मीन नहीं लेनी है। बिरजू की माँ मंजूरी ही अच्छी जवाब देती थी। बिरजू की माँ खूब सोच समझ के, छोड़ दे, जब तुम्हारा कलेजा ही स्थिर नहीं है तो क्या होगा। बिरजू के बाप पर बहुत तेजी से गुस्सा चढ़ता ही जाता है। बिरजू की माँ का भाग ही खराब है जो उसे ऐसा गोबर गणेश घर वाला मिला।
कौन सा सुख मौज दिया है उस मर्द ने। कोल्हू के बैल की तरह खट खट कर सारी उम्र इसके यहाँ काट दी, 1 पैसे की जलेबी तक ना खिलाई। पाट का दाम भगत के यहाँ से लेकर बाहर ही बाहर बैल हट्टा चले गए। बिरजू की माँ को एक बार नमरी लोट देखने को भी आंखों से नसीब न हुआ। बैल खरीद लाए। उसी दिन से गांव में ढिंढोरा पीटने लगे। बिरजू की माँ इस बार बैलगाड़ी पर चढ़कर नाच देखने जाएगी। अंत में उसे अपने आप पर क्रोध हो आया। वह खुद भी कुछ कम नहीं है। उसकी जीभ में आग लगे। बैलगाड़ी पर चढ़कर नाच देखने की लालसा किस कुछ समय उसके मुंह से निकली, भगवान जाने। आज फिर दोपहर से किसी न किसी बहाने उसने 18 बार बैलगाड़ी पर नाच देखने की चर्चा छेड़ी है। लो खूब देखो नाच, कथरी के नीचे दुसाले का सपना। कल भोरे पानी भरने के लिए जब जाएगी तो पतली जीभ वाली पतुरिया सब हंस हंस के आएंगी। सभी जलते हैं उससे। हाँ भगवान, दाढ़ीजार भी, 2 बच्चों की माँ होकर भी वह जस की तस है। उसका घरवाला उसकी बातों में रहता है। वह बालों में गरी का तेल डालती है। उसकी अपनी ज़मीन है, किसी के पास एक घूर भी नहीं है। अपने इस गांव में जलेंगे नहीं तो और क्या। 3 बीघे धान लगा हुआ है। अगहनी लोगों की बिख दीठ से बचे तो बाहर बैल की घंटियां सुनाई पड़ी। तीनों सतर्क हो गए, उत्कंठ होकर सुनते रहे। अपने ही बैलों की घंटियां हैं क्यों री चंपिया? चंपिया और बिरजू ने प्रायः एक ही स्वर में कहा, चुप। बिरजू की माँ ने फिसफिसा कर कहा, शायद गाड़ी भी है, घड़घड़ाती है ना? दोनों ने फिर हुंकारी भरी। चुप, गाड़ी नहीं है तो चुपके से टट्टी में से छेद करके तो देखा चंपी, भाग के आ चुपके से। चंपी बिल्ली की तरह हौले से पाँव से टट्टी में छेद करके देख आई। हाँ मैया, गाड़ी भी है। बिरजू हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसकी माँ ने उसका हाथ पकड़ सुला दिया। बोलो मत। चंपिया भी गुदड़ी के नीचे घुस गई। बाहर बैलगाड़ी खोलने की आवाज़ हुई। बिरजू के बाप ने बैलों को जोर से डांटा। हाँ हाँ, आ गए घर। घर आने के लिए छाती फटी जा रही थी। बिरजू की माँ ताड़ गई। जरूर मलदहिया टोली में गांजे की चिलम चढ़ा रखी है। आवाज़ तो बड़ी खनखनाती हुई निकल रही है। चंपिया, बाहर से पुकार कर उसके बाप ने कहा, बैलों को घास दे दे चंपिया। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। चंपिया के बाप ने आंगन में आकर देखा तो न रोशनी, न चराग, न चूल्हे में आग। क्या बात है, नाच देखने की उतावली होकर पैदल ही चली गई क्या? बिरजू के गले में खसखसाहट हुई और उसे रोकने की उसने पूरी कोशिश भी की, लेकिन खांसी जो शुरू हुई तो पूरे 5 मिनट तक वह खांसता रहा। बिरजू बेटा, बिरजमोहन, बिरजू के बाप ने पुचकार कर कहा। मैया गुस्से के मारे सो गई क्या? बिरजू के मन में आया कि कस कर जवाब दे, नहीं देखना है नाच, लौटा दो गाड़ी। बिरजू की माँ के मन में आया, चंपिया उठती क्यों नहीं, ले धान की पंच सीख रख दे। धान की बालियों का छोटा सा झब्बा झोपड़े के उसारे पर रखकर उसने कहा, दिया बालो। बिरजू की माँ उठकर उसारे पर आई। 1.5 पहर रात को गाड़ी लाने की क्या जरूरत थी? नाच तो अब खत्म हो गया होगा। डिबरी की रोशनी में धान की बालियों का रंग देखते ही बिरजू की माँ के मन का सब मैल दूर हो गया। धानी रंग उसकी आंखों से उतरकर रोम रोम में घुल गया। नाच अभी शुरू भी नहीं हुआ होगा। अभी बलरामपुर के बाबू की संपनी गाड़ी मोहन होटल बंगला से हाकिम साहब को लाने गई है। पंचशीश टट्टिया में खोस दे। अपने खेत का है। अपने खेत का? हुलसती हुई बिरजू की माँ ने पूछा। पक गए धान? नहीं, 10 दिन में अगहन चढ़ते चढ़ते लाल होकर झुक जाएंगी सारे खेत की बालियां। मलदहिया टोली पर जा रहा था, अपने खेत में धान देखकर आंखें जुड़ा गई। सच कहता हूँ, पंचशीश तोड़ते समय उंगलियां कांप रही थी मेरी। बिरजू ने धान की एक बाली से एक धान लेकर मुंह में डाल लिया और उसकी माँ ने एक हल्की डांट लगा दी। कैसा लुक्खा है रे, इन दुश्मनों के मारे कोई नेम धर्म नहीं बचता। क्या हुआ, डांटती क्यों है? नवान्न के पहले ही नया धान जुठा दिया इसने, देखते नहीं? अरे इन लोगों को सब माफ़ है, चिरई चुरमुन है ये लोग, दोनों के मुंह में नवान्न का पहला नया अन्न ना पड़े। इसके बाद चंपिया ने भी धान की बाली से 2 धान लेकर दांत तले दबाए। ओ मैया, इतना मीठा चावल, और गमकता भी है ना दीदिया। बिरजू ने फिर मुंह में धान लिया। रोटी पोटी तैयार कर चुकी क्या? बिरजू के बाप ने मुस्कुरा कर पूछा। नहीं, मान भरे सुर में बोली बिरजू की माँ। जाने का ठिकाना नहीं और रोटी बनाती? वाह, खूब हो तुम लोग। जिसके पास बैलगाड़ी है उसे गाड़ी मंगनी पर नहीं मिलेगी। भला गाड़ी वालों को भी बैल की कभी ज़रूरत पड़ेगी? पूछूंगा तब कोयरी टोला वालों से। ले जल्दी जल्दी रोटियां बना, नहीं तो देर हो जाएगी। अरे टोकरी भर रोटी तो पलक झपक मारते ही बना देती हैं। 5 रोटियां बनाने में कितनी देर लगेगी? अब बिरजू की माँ के होठों पर मुस्कुराहट खुलकर खेलने लगी। उसने नज़र बचाकर देखा, बिरजू का बप्पा उसकी ओर एकटक निहार रहा था। चंपिया और बिरजू न होते तो मन की बात हंसकर खोलने में देर न लगती। चंपिया और बिरजू ने एक दूसरे को देखा और खुशी से उनके चेहरे जगमगा उठे।
चंपी जरा घहलसार में खड़ी होकर मखनी फुआ को तो आवाज़ दे। ए फुआ, सुनती हो फुआ, मैया बुला रही हैं। फुआ ने कोई जवाब नहीं दिया, किंतु उसकी बड़बड़ाहट स्पष्ट हुई पड़ी। हाँ, अब फुआ को क्यों गुहारती है? सारे टोले में बस एक फुआ ही तो है, बिना हाथ नाथ और पगहिया वाली। अरे फुआ, बिरजू की माँ ने हंसकर जवाब दिया, उस समय बुरा मान गई थी क्या? नाथ पगहिया वालों को आकर देखो, दोपहर रात में गाड़ी लेकर आया है। आ जाओ फुआ, मैं मीठी रोटी पकाना नहीं जानती। फुआ खांसती खांसती आई। इसी घड़ी पहर दिन रहते ही पूछ रही थी कि नाच देखने नहीं जाएगी क्या? कहती तो मैं पहले से ही अपनी अंगीठी यहाँ सुलगा लाती। बिरजू की माँ ने फुआ को अंगीठी दिखला दी और कहा, घर में अनाज दाना वगैरह है तो कुछ है नहीं, एक बागड़ है और कुछ बर्तन बासन, सो रात भर के लिए यहाँ तम्बाकू रख जाती हूँ। अपना हुक्का ले आई हो कि नहीं? फुआ को तम्बाकू मिल जाए तो रात भर क्या 5 रात बैठकर जाग सकती। फुआ ने अंधेरे में टटोलकर तम्बाकू का अंदाजा लगाया। ओहो, हाथ खोलकर तम्बाकू रखा है बिरजू की माँ ने, और वह एक सहुआइन है। राम कहो, उस रात तो अफीम की गोली की तरह एक मटर भर तम्बाकू रखकर चली गई गुलाब बाग मेले में, और कह गई कि डिब्बे भर तम्बाकू है। बिरजू की माँ चूल्हा सुलगाने लगी। चंपिया ने शकरकंद को मसल कर गोले बनाए और बिरजू सिर पर कढ़ाई औंधाकर अपने बाप को दिखाने लगा। मिलिट्री टोपी, इस पर 10 लाठी मारो तो भी नहीं कुछ होगा। सभी ठठाकर हंस पड़े। बिरजू की माँ हंसकर बोली, ताखे पर 3-4 मोटे शकरकंद हैं, दे दे बिरजू को। चंपिया, बेचारा शाम से ही मांग रहा था। बेचारा मत कहो मैया, खूब सचारा है। अब चंपिया चहकने लगी। तुम क्या जानो कथरी के नीचे मुंह क्यों चल रहा था बाबू साहब का। ही। बिरजू के टूटे दूध के दांतों की फांक से बोली निकली, बिल कैल मार्टिन में 5 शकरकंद खा लिया। हा। ब्लैक मार्टिन में। सभी फिर ठहाकर हंस पड़े। बिरजू की माँ ने फुआ का मन रखने के लिए पूछा, एक कनवा गुड़ है, आधा डालूं फुआ? फुआ ने गदगद होकर कहा, अरे शकरकंद तो खुद मीठा होता है, उतना क्यों डालेगी? जब तक दोनों बैल दाना घास खाकर एक दूसरे की देह को जीभ से चाटे, बिरजू की माँ तैयार हो गई। चंपिया ने छीट की साड़ी पहनी। बिरजू बटन के अभाव में पैंट पर पटसन की डोरी बांधवाने लगा। बिरजू की माँ ने आंगन से निकलकर गांव की ओर कान लगाकर सुनने की चेष्टा की। इतनी देर भला पैदल जाने वाले कहाँ रुके रहेंगे। पूर्णिमा का चांद सिर पर आ गया। बिरजू की माँ ने असली रूपा का मांग टीका पहना। आज पहली बार बिरजू के बप्पा को क्या हो गया है? गाड़ी जोतता क्यों नहीं? मुंह की ओर एकटक देख रहा है, मानो नाच लाल पान की बेगम। गाड़ी पर बैठते ही बिरजू की माँ की देह में एक अजीब सी गुदगुदी होने लगी। उसने बांस की बल्ली को पकड़कर कहा, गाड़ी अभी बहुत जगह है, जरा दाहिनी ओर से सड़क हाँकना। बैल जब दौड़ने लगे और पहिया चूं चूं कर घरघराने लगा तो बिरजू से नहीं रहा गया। उड़न जहाज की तरह उड़ाओ बप्पा, उसने कहा। गाड़ी जंगी के पिछवाड़े पहुंची। बिरजू की माँ ने कहा, जरा जंगी से पूछो ना, उसकी पतोहू नाच देखने चली गई क्या? गाड़ी रुकते ही जंगी के झोपड़े से रोने की आवाज़ आई। रोने की आवाज़ स्पष्ट हो रही थी। बिरजू के बप्पा ने कहा, अरे जंगी भाई, काहे कन्न रोहट हो रहा है? आंगन में जंगी घूर ताप रहा था। बोला, क्या पूछते हो रंगी, बलरामपुर से नहीं लौटा, पतोहिया नाच देखने कैसे जाए? आसरा देखते देखते उधर गांव की सभी औरतें चली गई। अरे टीसन वाली, रोती काहे को है? बिरजू की माँ ने पुकार कर कहा, आ जा झट से कपड़े पहनकर, सारी गाड़ी पड़ी हुई है, बेचारी, आ जल्दी जल्दी। बगल के झोपड़े से राधे की बेटी सुनील ने कहा, काकी गाड़ी में जगह है, मैं भी आ जाऊं? बांस की झाड़ी के उस पार लरेना खवास का घर है, उसकी भी बहू नहीं गई है, गिलंड की झुमकी कड़ा पहनकर झमकती आ रही है। आजा, जो बाकी रह गई हैं सब आजा जल्दी जल्दी। जंगी की पतोहू, लरेना की बीबी और राधे की बेटी सुनरी तीनों गाड़ी के पास आ गई। बैल ने पिछला पैर फेंका। बिरजू के बाप ने एक भद्दी सी गाली दी, साला लताड़ मारकर लंगड़ी बनाएगा पतोहू को। सभी ठहराकर हंस पड़े। बिरजू के बाप ने घूंघट में झुकी दोनों पतोहुओं को देखा। उसे अपने खेत की झुकी हुई बालियां याद आ गई। जंगी की पतोहू का गौना 3 ही मास पहले हुआ है। गौने की रंगीन साड़ी, कड़वे तेल और लठवा सिंदूर की गंध आ रही है। बिरजू की माँ को अपने गौने की याद आ गई। उसने कपड़े की गठरी से 3 मीठी रोटियां निकाल कर कहा, खा ले एक एक करके। सिमराहा के सरकारी कूप से पानी ले लेना। गाड़ी गांव के बाहर होकर धान के खेतों के बगल से जाने लगी। चांदनी कार्तिक की। खेतों से धान के झरते फूलों की गंध आ रही थी। बांस की झाड़ी में कहीं दुद्दी की लता फूली है। जंगी की पतोहू ने एक बीड़ी सुलगाकर बिरजू की माँ की ओर बढ़ाई। बिरजू की माँ को अचानक याद आई, चंपिया, सुनरी, लरेना की बीबी और जंगी की पतोहू, ये चारों ही गाँव में बैसकोप का गीत गाना जानती हैं खूब।
गाड़ी की लीक धान के खेतों के बीच से होकर चली गई। चारों ओर गौने की साड़ी की खसखसाहट जैसी आवाज़ होती है। बिरजू की माँ के माथे के मांग टीके पर चांदनी छिटकती है। अच्छा, अब एक बैस्कोप का गीत गा तो चंपिया, डरती काहे को है, जहाँ भूल जाएगी बगल में बैठी मास्टरनी बता देंगी। दोनों पतोहुओं ने तो नहीं, किंतु चंपिया और सुनरी ने खखार कर गला साफ किया। बिरजू के बाप ने बैलों को ललकारा, चल भैया और जरा जोर से गा रही चंपिया, नहीं तो मैं बैलों को धीरे धीरे चलने को कहूँगा। जंगी की पतोहू ने चंपिया के कान के पास घूंघट ले जाकर कुछ कहा और चंपिया ने धीमे से गाना शुरू किया। चंदा की चांदनी। बिरजू को गोद में लेकर बैठी उसकी माँ की इच्छा हुई कि वह भी साथ साथ गीत गाए। बिरजू की माँ ने भी जंगी की पतोहू को देखा, धीरे धीरे गुनगुना रही थी वह भी। कितनी प्यारी पतोहू है, गौने की साड़ी से एक खास किस्म की गंध निकल रही थी। ठीक ही तो कहा है उसने, बिरजू की माँ है लाल पान की बेगम। यह तो कोई बुरी बात नहीं, हाँ वह सचमुच लाल पान की बेगम है। बिरजू की माँ ने अपनी नाक पर दोनों आंखों को केंद्रित करने की चेष्टा करके अपनी रूप की झांकी ली। लाल साड़ी की झिलमिल किनारी, मांग टिक्का पर चांद। बिरजू की माँ के मन में अब और कोई लालसा नहीं, उसे नींद आ रही थी। तो इस तरह आपने सुना फणीश्वर नाथ रेणु जी के द्वारा लिखी हुई एक कालजयी और आंचलिक कहानी लाल पान की बेगम। आशा है आपको यह कहानी बहुत ही पसंद आएगी और आप इसको पढ़कर सुनकर लाभ प्राप्त करेंगे। तो यदि आपको कहानी पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी। और मित्रों, हमारे चैनल के माध्यम से यूजीसी नेट तथा असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम में लगी हुई कहानियों का भी वाचन किया गया है, तो आप उन्हें भी अवश्य ही सुनें और लाभ प्राप्त करें। और भी विभिन्न पाठ्यक्रमों में लगी हुई महत्वपूर्ण कहानियाँ हमारे चैनल पर संग्रहित की गई हैं। तो यदि आपका कोई सुझाव हो तो आप कमेंट के माध्यम से अवश्य ही बताएं। तो फिर मिलेंगे इसी तरह एक नए महत्वपूर्ण तथ्य के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।